हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, रिवीजन 5 चैप्टर का है, कल साइंस 1 का है। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके दूंगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें रिपीट हो जाती है एग्जाम में। तो क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है और एक सुपर फास्ट रिवीजन हमको पूरे 5 के 5 चैप्टर्स का करना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ज्यादा टेंशन नहीं है बच्चों, लेकिन चैप्टर आवे है पूरे 5 मार्क्स के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ठीक है, तो याद रखो, पहले क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों। वैन, देखो हम लोग रेड कलर का मार्कर ले लेते ताकि आप लोग को चीजें ठीक से दिखेगी। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called as refraction of light. या फिर when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path. It is called as, this phenomena is called as refraction of light. यही बात आप लोग ने याद रखना है। अयो नारे लन्ना बोल रहे ना, तो याद रखने का बहुत अच्छे से। ठीक है, नारे लन्ना तो जा चुके, वापस बढ़ते हैं अपने सेशन पे बच्चों। तो ये डेफिनेशन आपको ठीक से याद रखना है जी। देखो मान लो बच्चों, ये ग्लास स्लैब है, ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये वाला जो डायग्राम है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो लाइट जा रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो देखो जब ये लाइट ऐसी जा रही है ना बच्चों, तो इसका पाथ ये होने वाला था, मतलब ये इसका एक्चुअल पाथ होने वाला था कि जाना चाहिए था यहां से। लेकिन लाइट क्या हो जा रही है बच्चों, जैसे डेंसर मीडियम में जा रही है वैसे उसका पाथ चेंज कर जा रहा है। अब तुम बोलोगे सर डेंसर मीडियम क्या, रेरर मीडियम क्या? तो बच्चों रेरर मीडियम वो मीडियम जो हल्का होता है, मतलब जहां पे जिसकी डेंसिटी कम होती है। और डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, जो हैवी होता है, मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है। तो याद रखना मेरे बच्चों, वैक्यूम और एयर में वैक्यूम रेरर है, एयर और वाटर में एयर रेरर है। ये बात आप लोग ने याद रखना है। और डेंसिटी मतलब किस चीज पे डिपेंड करती है ये मीडियम की डेंसिटी, या फिर रेरर होगा या डेंसर होगा मीडियम, उस मीडियम में मौजूद मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके ऊपर। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो बच्चों, यहां पे सिंपल मैं बता देता हूं, ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देंगे अपन, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये बड़ी दिख रही है ना तुम लोग को, ये बाढ़ को ठीक से देखो, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है ना मेरे बच्चों, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है ना मेरे बच्चों, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये बात आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, चलो इसको कर देंगे वापस छोटू। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो बच्चों, ये लॉज अच्छे से याद रखना, मैं हाइलाइटर से बता देता हूं लगे तो आप लोग को, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, देखो ये, एक सेकेंड, थिकनेस थोड़ी बड़ी कर देंगे। ओके, अब देखो शायद ये काम नहीं कर रहा है, देखो सिंपल यहां पर देख लेते भाई। Incident ray and refracted ray at a point of incidence are on the opposite side of the normal, ठीक है, to the slab at the point। या फिर सिंपल, इसलिए सिंपल क्या बोलूं, मान लो ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड होगी। मतलब एक अगर राइट में है, सॉरी एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा वाला राइट साइड में होगा। दिख रहा है ना, इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड में हमारे और रिफ्रैक्टेड रे राइट साइड में है, ठीक है, दिख रहा है ना। ये बोलना चाहता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि भाई फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, हियर एयर एंड ग्लास, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैसा होता है? इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात आप लोग ने याद रखनी है, ठीक है, अच्छे से याद रखनी है बच्चों। ओके, तो सिंपल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और यही होता है बच्चों स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये? देखो यहां पे ही है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, देखो n इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium. This second law is also called as Snell's law. और Snell's law क्या बोलता है? Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. याद रहेगा मेरे बच्चों? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर से, ठीक है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल चैप्टर, लेकिन 5 मार्क्स देता है बच्चों। इस जो ये वाला जो टेबल है ना बच्चों, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है? एयर, वाटर, फिर मैं बोलूंगा डायमंड और एक केरोसिन। ये 4 चीजों की भी अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अगर याद रख लिए, फिक्स्ड वैल्यू होती है तो बेस्ट। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए ये यूनिट लेस होती है बच्चों, ठीक है। कैसी होती है? ये क्वांटिटी होती है यूनिटलेस, ये भी याद रखो, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। देखो यहां पे है, लेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बी v1 एंड मीडियम 2 बी v2 एज शोन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, देखो अगर n12 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको रीड करने का, ठीक है। सेकेंड से फर्स्ट मतलब लेफ्ट टू राइट जाने का बच्चों। मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, देखो यहां पे सिंबल है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और इसी का वाइस वर्सा, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम का फॉर्मूला क्या आएगा? v2 बाय v1। देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखो अगर ऐसा लिखा रहा NWG मतलब वेलोसिटी, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या याद रखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आप लोग को याद रखना है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीज बच्चों अच्छे से करो, ये दिख रहा है ना, ये और ये तीनों चीजें इजी है। पहला वाला रूल क्या बोलता है अपना? देखो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो कहां लपकेगी? नॉर्मल के करीब जाएगी, मतलब नॉर्मल के पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। और तीसरे में जब भी लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है सरफेस, मतलब परपेंडिकुलरली सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे ये इंसिडेंट कर रही है, तो समझ जाओ मेरे बच्चों वो क्या हो रहा है, वहां पे लाइट सीधी सीधी पास हो जाएगी, कोई भी बेंडिंग वहां पे नहीं दिखेगी, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना। तो ये तीनों चीजें अच्छे से कर लो बच्चों, ये 3 स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये when ray of light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, ये bends away from the normal, it does not changes its direction, hence it does not get refracted, okay, ये समझ जाओ। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखो बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखो ये क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए हाँ ये देखो, ये डायग्राम याद रखना। ये डायग्राम अगर एग्जाम में आ गया तो फिर इशू हो जाएगा, अगर नहीं आया तो ठीक से आपको, ठीक है। अब देखो इंसान को तारा यहां दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में तारे की पोजीशन ये है। अब मान लेते हैं बच्चों ये लाइन डिफाइन कर रही है एटमॉस्फेयर को, तो जब भी रे ऑफ लाइट स्टार से अंदर आती है तो ये क्या हो जा रही है बच्चों? ये ऐसी बेंड हो जा रही है। और इंसान को क्या लग रहा है? ये तारा हमको कुछ यहां पे है,
लेकिन एक्चुअली में लाइट जो है ये बेंड हो जा रही है। प्लस यहां पे क्या होता है, एयर हमेशा इसे मूव करते रहती है, दिख रहा है ना, इस तरह एयर हमेशा मूव करते रहती है। और एयर मूव करने की वजह से क्या होता है बच्चों, कंस्टेंटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। और इसीलिए हमको तारा कैसे दिखता है, टिमटिमाते हुए, है ना, झिलमिल झिलमिल तारे, है ना, झिलमिल झिलमिल तारे है सौरमंडल में हमारे। तो याद रखना ये झिलमिल झिलमिल तारे क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कंस्टेंटली थोड़ा 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 क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, क्योंकि विंड वहां से ब्लो हो रही है, हॉट और कोल्ड एयर के वेरिएशंस की वजह से भी ये चीज होती है। तो दैट्स वाई हमको तारे टिमटिमाते दिखते रहते हैं। तो ये भी आप लोग ने अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चों। अकल के कच्चो नहीं हो, अकल के तो कच्चे नहीं है, तुम लोग बहुत होशियार हो, लेकिन हाँ ये चीज आप लोग को याद रखनी है। प्लस देखो बच्चों, ये मिराज दिख रहा है ना, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, ये बताओ, ये डायग्राम पे से एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी आ जाता है कभी कभी। ये तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, लेकिन हाँ इसका गिव रीजन आता है बच्चों कि जब सन रेज, सिंपल, सन बाहर निकलने से पहले, मतलब सन तो कहीं से नहीं निकलता, बस अर्थ का रोटेशन होता है, लेकिन स्टिल वो बोलते हैं ना, होराइजन के ऊपर सन के पहले उसकी रोशनी क्यों दिख जाती है, या फिर सन पहले ही क्यों स्टार्ट हो जाता है दिखना। तो आपको ये बताना है कि सन की पोजीशन रियल ये रहती है, लेकिन लाइट जो है ये इस तरह बेंड होके आती है, इसलिए हमको अपेरेंट पोजीशन उसकी कुछ ऐसी दिखती है, जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में सन जो है ये अभी तक हमको, मतलब ये जो इसकी पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन, यहां से सन एक्चुअली यहां पे होता है। वाई इट सीम्स टू बी हियर, बिकॉज यहां से लाइट आ रही है, यहां पे बेंड हो रही है और ऑब्जर्वर को दिख रही है। तो दैट्स वाई हमारा जो सन है उसको ऐसा, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर है उसको लगता है सन ऊपर आ चुका है, लेकिन सन नहीं आया रहता है बच्चों, ठीक है। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है, इसका थ्योरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर देखो ये, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर while passing through one medium, while passing through a medium is called as dispersion of light. What is dispersion of light? देखो सिंपल, अपनी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो है जब ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में विबग्योर बोलेंगे इसको, जब डिस्पर्स हो जाती है, मतलब स्प्लिट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। तो इसका डेफिनेशन भी याद अगर रखा मेरे बच्चों तो काफी अच्छा है, ओके, याद रखना ये बात, ठीक है। फिर उसके बाद पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, जब भी लाइट एक मीडियम से, देखो मान लो ये मीडियम है और इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो लाइट का कुछ हिस्सा क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ हिस्सा क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट भी होता है। तो इसी को हम पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना है, ओके। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा अपने को, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, दैट इज पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू डेंसर मीडियम एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है चीजें, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में मीडियम में जानी चाहिए। जैसे देखो यहां पे अब क्या हो रहा है, देखो लाइट ऐसी जा रही है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, मतलब ये होगा हमारा, अब देखो क्रिटिकल एंगल कब अचीव होगा, देखो जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अलोंग द सरफेस ऑफ द मीडियम दौड़ना स्टार्ट कर देगी, तब जो एंगल रहेगा इंसिडेंट का, इंसिडेंट एंगल जो रहेगा वो होगा क्रिटिकल एंगल। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो क्रिटिकल एंगल का बच्चों एक डेफिनेशन आ जाता है, तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, देन इट इज टर्म्ड एज क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के लिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला आप लोग ने अच्छे से कर लेना है, ठीक है, ओके, यहां पे याद रख लेना अच्छे से ये चीज,
फिर उसके बाद देखो बच्चों रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो में हम हमेशा डिस्पर्शन लिखते हैं, लेकिन गलत है बच्चों, डिस्पर्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, ये बात याद रख लो, नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, सबसे पहले डिस्पर्शन, फिर रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आ जाता है और हम डिस्पर्शन टिक करके आ जाते हैं। एक मार्क के लिए बच्चों सिर्फ, तो ये याद रखना है बच्चों। अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है बच्चों? प्रिज्म कुछ नहीं होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है। व्हेन रे ऑफ लाइट from sun enters these droplet, it gets refracted and dispersed, then there is an internal reflection as shown, and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet. All these three processes together produces a rainbow. ये याद रखना है बच्चों, अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रखो। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद न्यूमेरिकल आते हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर आराम से होता है। अब हम क्या करते हैं मेरे बच्चे? सेकंड चैप्टर देखते हैं, जो कि रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये लेंसेस है। यहां पे रिफ्रैक्शन का क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन का पंचनामा होने वाला है, नहीं, यहां पे रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन होने वाला है। तो याद रखो लेंसेस कितने टाइप्स के रहते हैं। पहले तो होता है भाई बाय कॉन्वेक्स, दो तरफ से कॉन्वेक्स होगा, फिर होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ से एलिवेशन एक तरफ से फ्लैट, फिर होगा पॉजिटिव मेनिस्कस, दोनों भी अंदर धसे हुए पार्ट। इसका मतलब क्या है? एक तरफ से कॉन्वेक्स, दूसरी तरफ से अंदर गया हुआ डिप्रेस्ड पार्ट। बाय कॉनकेव देखो, दोनों तरफ से ऐसे धसा हुआ। प्लेनो कॉनकेव देखो, एक तरफ से धसा हुआ, बाद में फ्लैट। और नेगेटिव मेनिस्कस में क्या होता है बच्चों? दोनों तरफ से ऐसे धसा हुआ, दो तरफ से कॉनकेव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मिरर, क्या ये हमारा जो मिरर था, मिरर के जैसे ही इसके भी फिनोमेना होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स हुज पार्ट फॉर्म द सरफेस ऑफ लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं अगर एक सर्कल कंसिडर करूं, मतलब स्फीयर कंसिडर करूं, और इसको एक स्फीयर कंसिडर करूं, तो इन दोनों स्फीयर्स के जो सेंटर्स रहेंगे उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन्हीं स्फीयर्स के जो रेडियस होंगे, रेडाई होंगे, ठीक है, देखो ये रेडाई होंगे, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। याद रखो लेंस में दो रेडाई ऑफ कर्वेचर रहते हैं, मिरर में सिर्फ एक रहता है। रेडाई लेंस में दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर रहते हैं, मिरर में सिर्फ एक ही होता है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर। ये सेंटर जो होता है, लेंस का सेंटर जो होता है, इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो इसको एग्जैक्ट अच्छे से डिफाइन क्या कर सकते हैं? द पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम विच लाइट रे पासेस अनडेविएटेड, या फिर लाइट रे पासेस विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, इसी को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। देखना, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पासेस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये याद रखो मेरे बच्चों, प्रिंसिपल फोकस तो आपको पता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे पूरी की पूरी लाइट रेस क्या होती है? मर्ज हो जाती है आके। मर्ज मतलब एक जगह पे फोकस हो जाती है। याद रखो बच्चों, फोकल लेंथ क्या होती है? ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा। याद रखना क्या है आपने? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, याद रखो, कॉन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? ये होता है मेरे बच्चों डाइवर्जिंग लेंस, है ना। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो याद रखना है आप लोग ने ये। फिर इसमें रे डायग्राम्स देखो, ये तीन रूल्स याद रखने हैं बच्चों, कि जब भी इंसिडेंट रे पास होती है पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। ये बात अच्छे से याद रखो, जब इंसिडेंट रे पास होती है फोकस से, तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को,
ठीक है। देन व्हेन इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है वो सीधी सीधी निकल जाती है, कोई चूचा नहीं करती है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये तीनों रूल्स इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन में। रे डायग्राम फॉर्मेशन बच्चों मैं आपको नहीं सिखाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो इसकी वजह से, लेकिन आपको यही इनमें से कोई 2 रूल्स आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सॉरी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये पूरा टेबल बच्चों अच्छे से करो, अगर आ गया तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। फिर एक चीज देखो बच्चों, जब भी कॉनकेव लेंस को देख लो, अभी कॉनकेव लेंस पे रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू फोकस। लेकिन याद रखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग क्या गलती करते हैं इस हिसाब में। ठीक है, अब याद रखो सबसे पहली चीज, जब भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के लिए लिख देता मैं, कॉनकेव लेंस के लिए, ओके, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए बच्चों ये। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के लिए याद रखना इमेज हमेशा कैसी होती है, इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना बिकॉज ये जो मिरर है, सॉरी ये जो लेंस है, मिरर ही आ रहा है बार बार मुंह में मेरे, ये जो लेंस है ना बच्चों, ये क्या कर रहा है देखो, ऐसे डाइवर्ट कर दे रहा है लाइट को। अब डाइवर्ट करने से क्या हो रहा है, ये कहीं भी एक में एक से मिल नहीं पा रहे, तो क्या हमको अज्यूम करना पड़ता है कि इमेज कहीं यहां पे बनेगी, मतलब इसका फोकस हमको पीछे की तरफ अज्यूम करना पड़ता है। सेकेंड चीज, ऑलवेज कीप इन माइंड, फोकस जो होता है कॉनकेव लेंस का ये हमेशा नेगेटिव होता है। व्हाई? बिकॉज distances towards left of the lens are all negative and towards right of the lens are all positive। ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी डिस्टेंस रहा तो ये पॉजिटिव होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहा तो ये नेगेटिव होगा। ये आप लोग ने अच्छे से समझ गया तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आराम से आ जाएंगे। ये साइन कन्वेंशन अच्छे से करो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कर लिया तो बहुत सारे मार्क्स आपके सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेस देख लो बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा एक फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू वी बाई यू, देयरफॉर इसी से तीसरा क्या बनेगा बच्चों, v बाई यू इज इक्वल्स टू h2 बाय h1। ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर पावर ऑफ लेंस क्या होता है देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज पावर। और ये याद रखो पावर को हमेशा डियोप्टर में नापा जाता है और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। याद रखो जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर, जितनी फोकल लेंथ बड़ी उतना पावर ऑफ लेंस कम। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ अगर लेंस आता है तो टोटल फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये बात भी याद रखना है। इसका मतलब अगर टोटल पावर पूछा तो याद रखना P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, ये भी अच्छे से पढ़ो बच्चों। ये कुछ न्यूमेरिकल्स है। ह्यूमन आईज देखो बच्चों अभी, ठीक है, ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई जो है हमारा, देखो इस सामने का लेयर है कॉर्निया, उसके एग्जैक्ट पीछे होता है बच्चों, ये दिख रहा है ना कलरफुल लेंस, ये सॉरी कलरफुल जो पार्ट है इसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस के एग्जैक्ट पीछे होता है लेंस। ये लेंस क्या करेगा, लाइट रे ऐसी आती है और यहाँ पे इसको वो क्या करेगा, ऐसे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो हमको दिखाई देता है। ये होती है बच्चों ऑप्टिक डिस्क, यहां से बाहर निकलती है ऑप्टिक नर्व। अब यहां पे अगर लाइट गिरती है ना बच्चों तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट।
ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर यहां से मोस्ट प्रोबेबली आता क्या है बच्चों, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीजें ने, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया देखो नियर साइटेडनेस होता है, मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इसका करेक्शन होता है हमारा कॉनकेव लेंस। क्या होता है, कॉनकेव लेंस से इसको करेक्ट किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, फोकस जो है हमारा वो सामने बन जाता है रादर देन ऑन रेटिना। रेटिना पे अगर फोकस बनता तो क्या होता, रेटिना पे फोकस बनता तो हमको सब क्लियर दिखता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फोकस बन जाता है हमारा रेटिना के सामने, इसलिए दूर की चीजें हमको दिखती है ब्लर, नजदीक की चीजें दिखती है क्लियर, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना है तो कौन सा लेंस पहनना पड़ता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस पहले लाइट को डाइवर्ज करेगा और फिर अपने आंखों के अंदर का कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कर देगा कन्वर्ज, और फिर हमको अच्छे अच्छे नजारे जबरदस्त तरीके से दिखेंगे। अब फार साइटेडनेस को ही हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो याद रखना, नॉर्मल आंखों में रेटिना पे फोकस बनता है, लेकिन यहां पे आंखों के पीछे फोकस बन रहा है। दैट्स वाई हमको दूर की चीजें क्या हो रही है, एकदम बोलेंगे क्लियर दिख रही है, लेकिन नजदीक की चीजें ब्लर दिखती है। याद रखना, तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों करेक्शन के रूप में, ठीक है। ये भी आप लोग ने अच्छे से याद रख लेना है। फिर प्रेसबायोपिया भी मायोपिया ही होता है, लेकिन ये बुढ़ापे में जो होता है ना वो मायोपिया होता है, मतलब एज बढ़ने के कारण। ये बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों। फिर अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ इसमें आता है देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। एक ये चीज भी आती है, ये मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, पावर ऑफ अकोमोडेशन। फिर यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, ये अच्छा याद रखना कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये लेंसेस इस्तेमाल होते हैं। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये हमारा लेंस है। अब ये लाइट इससे होकर गुजर रही है, फर्स्ट रूल है, ये ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी लाइट पास हो रही है, तो जहां पे ये दो लाइट मिलेंगे यहां पे ये इमेज प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके आगे जो आईपीस होता है ना, तो देखो बच्चों यहां से लाइट जा रही है ये ऐसे और फिर ऐसे, तो ये जो इमेज है इस आईपीस के लिए वो ऑब्जेक्ट जैसे काम करता है और हमको एक्चुअली इमेज का इमेज दिखता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस इस्तेमाल होते हैं। अब देखो बच्चों हम देखते हैं मेटलर्जी, है ना, मेटलर्जी। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख लेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखो, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, जो कि आप अभी से नहीं बहुत पहले से सीखते आ रहे हो, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, लेकिन कुछ मेटल्स क्या होंगे, लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, जैसे हमारा गैलियम, उसके बाद में मर्क्यूरी, ये दो लिक्विड होंगे बच्चों, ये बात अच्छे से याद रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या बनाते, और जब भी मेटल्स मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर से करते हैं तो ये बेस बनाते हैं बच्चों, ये बात अच्छे से याद रखो। एक भी केमिकल रिएक्शन आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरे रिएक्शंस जो है ये वाले याद रखना, ये बेस के रिएक्शंस है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो जब भी हम फॉर एग्जांपल देखो एल्यूमिनियम और वाटर जब भी रिएक्ट करते हैं एल्यूमिना बना रहे हैं, आयरन और वाटर जब भी रिएक्ट कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं, जिंक और वाटर जब भी रिएक्ट कर रहे हैं जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है कि जब भी मेटल्स को, कुछ मेटल्स को हम डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, उसके ऑक्साइड्स बना देंगे। फिर उसके बाद याद रखना है इस डायग्राम को बहुत अच्छे से, ओके। फिर मैं बोलूँगा देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन हमने जस्ट देखा,
सीरीज याद रखो बच्चों, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और लास्ट में फेरस। अच्छे से याद रखो। उसके बाद देखो, जब भी मेटल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करा जाता है तो ये सॉल्ट बनाता है बच्चों, और ये चारों रिएक्शन के बैलेंस्ड फॉर्म आपने बहुत अच्छे से करने हैं। बहुत अच्छे से जता रहा हूं बच्चों ये बात। फिर जब भी मेटल्स को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा मेटल्स के नाइट्रेट्स बनाएगा। ये अच्छे से मार्क करना, और ये दोनों रिएक्शन अच्छे से करनी है, ठीक है। फिर एक्वा रेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट इज टू 1 पार्ट, है ना। 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो 1 पार्ट हमारा नाइट्रिक एसिड, और दोनों भी कॉन्संट्रेटेड। कॉन्संट्रेटेड ये शब्द याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्वा रेजिया अच्छे से करना। फिर मैं बोलूंगा इस टॉपिक से, हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स की सीरीज है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से करो बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोलूंगा नॉन मेटल और मेटल की जब रिएक्शन होती है स्टिल सॉल्ट बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों? सॉल्ट बनता है। ये भी अच्छे से याद रखो। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि एसिडिक होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है जो कि न्यूट्रल होता है। जब भी सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 बनाएगा जो कि एसिडिक होता है। ये रिएक्शंस आप लोग को याद रखनी है। फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, है ना। तो जब भी देखो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है HOCl बना रहा है ना। याद रखना क्लोरीन डिसॉल्विंग रिएक्शन, अच्छे से याद रखना, हाइपोक्लोराइड बना रहा है। फिर उसके बाद में रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विथ नॉन मेटल, जैसे देखो क्लोरीन जब भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और निकलेगा क्या, देखो HCl और Br2 बन जाएगा, ठीक है। फिर आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये याद रखना है बच्चों। सबसे पहले द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय 2 यूनिट्स नेमली कैटायन एंड एनायन आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड्स चार्ज पार्टिकल की मदद से बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये अच्छे से याद रखो बच्चों। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं ये आयोनिक बॉन्ड होते हैं। याद रखो आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन। कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव डेफिनिट शेप एंड आर स्मूथ एंड शाइनी। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयॉन्स इन द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रिस्टलाइन नेचर। अरेंजमेंट ऑफ आयॉन्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स। ये भी याद रखो। ये सॉल्यूबल होते हैं बच्चों वाटर में, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है बच्चों। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट। Strong exist in solid state and are hard, but on the contrary they are brittle also, ठीक है। Ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressures. The intermolecular forces of attraction is high in ionic compounds and large energy is required to overcome it. Therefore melting and boiling point of ionic compounds are high. ये बात याद रखो। आयनिक कंपाउंड्स ये वाटर सॉल्यूबल होंगे। कैसे होंगे? वाटर सॉल्यूबल होंगे। ये भी अच्छे से याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मॉल्टन स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में ये क्या कर सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सुपर फास्ट हो रहा है। अब देखो अकरेंस ऑफ मेटल। अब देखो सबसे पहले इसमें मिनरल क्या होता है। अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एज
और, ये भी एक डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है, जहां से। फिर सेकेंड चीज, द कंपाउंड और ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विथ इम्प्यूरिटीज, इसको हम बोलते हैं मिनरल। और ऐसा मिनरल जहां से हम आराम से मेटल को इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ओर। अब ओर के अंदर जो इम्प्यूरिटी होती है इसको हम बोलते हैं गैंग, GANGUE, गंगू, है ना, गंगू नहीं होता है बच्चों, गैंग होता है एक्चुअली, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले अब इसमें देखो, प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहला तो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब ओर को कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब उसकी इंप्योरिटीज निकालो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो वाइल फ्लेस टेबल हिलते रहता है, वाटर का स्प्रे है, वाटर आता है, इंप्योरिटीज को धोकर निकाल देता है, और बदले में जो पीछे रह जाता है वो ओर होता है। थोड़ा सुपर फास्ट वे में लूंगा बच्चों, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। फिर उसके बाद देखो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है, दिख रहा है ना, यहाँ पे वाटर का जेट चलते रहता है, ये पूरा ओर सस्पेंशन है। तो वाटर के जेट के वजह से जो गैंग है ये साइड से निकल जाता है और पाउडर्ड ओर को इसमें छोड़ा जाता है, ठीक है, ये याद रखो। और जब लास्ट में अब ओर जो होता है हमारा हाईली डेंस होता है, तो डेंसिटी की वजह से ओर हमारा यहाँ पे सेटल हो जाएगा और लो डेंसिटी मटेरियल पूरे यहाँ ऊपर के पाइप से बाहर निकल जाएंगे। ये आप लोग को याद रखना है। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन तो बहुत इजी है, एक बार पढ़ लिया तो भी आ जाएगा। फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक में देखो, यहाँ पे यूकलिप्टस ऑयल वगैरह इस पूरे के पूरे एरिया में डाला जाता है। अब इस एरिया में NaOH का कॉस्टिक सोडे का सोल्यूशन होता है। जब अब इसके अंदर कंटिन्यू ऑक्सीजन बबल्स हम क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है झाग। झाग के अंदर झाग को ही हम बोलते हैं फ्रॉथ। इस फ्रॉथ के साथ में मेटल हमारा निकल जाता है जो भी है। तो सल्फाइड ओर को हम एक बार ये मेटल को हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेकर आए, ये देखो ये पूरा का पूरा गैंग इधर साइड में इकट्ठा हो गया, और ये जो झाग है हमने एक मलाई के जैसे इसको साइड में निकाल लिया। फिर बाद में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन अच्छे से याद रखना। लीचिंग देखो, द फर्स्ट स्टेप इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर is the method of leaching. In this method, the ore is soaked in certain solution for long time. The ore dissolves in that solution due to specific chemical reaction. The gangue, however, does not react and therefore does not dissolve in solution. So it can be separated. For example, concentration of bauxite. The aluminum ore is done by leaching method. Here, bauxite is soaked in aqueous sodium hydroxide or aqueous sodium carbonate which dissolves the ingredient alumina in it. तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम बॉक्साइट को NaOH के अंदर भिगो के रखते हैं तो बॉक्साइट क्या हो रहा है, वहां पे डिसॉल्व हो जा रहा है, किसमें, NaOH में, और वहां पे वो एलुमिना बना रहा है, और इसी एलुमिना को हम लोग डिसॉल्व फॉर्म में निकाल लेते हैं। और जो चीज डिसॉल्व नहीं होती है वो होती है इम्प्यूरिटीज। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो सबसे पहले रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक। एक बात अच्छे से याद रखना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें सबसे पहला देखो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर देखना है आपको। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब यहां से एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा निकाला जा सकता है। सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड आर impurities present in bauxite। ये एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ दिस impurities इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस, ठीक है, और आइदर बाय बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड, ठीक है। ये दो मेथड्स अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। ये बात अच्छे से याद रखना। बेयर्स प्रोसेस में NaOH को 140 to 150 डिग्री के हाई डिग्री टेम्परेचर और हाई प्रेशर में 2 से 8 घंटे तक डाइजेस्टर में रखा जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, रिएक्ट्स विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। ये रिएक्शन याद रखो मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, क्योंकि जब आपको अगर ये 3 मार्क्स के लिए आ गया
3 मार्क्स बोलो या 5 मार्क्स के लिए, तब आपको ये पूरी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। However, silica in the gang dissolves in aqueous solution of sodium hydroxide। अब बाकी गैंग तो निकल जाता लेकिन सिलिका स्टिल डिसॉल्व हो जाता है, तो अब अपने को सिलिका को भी निकालना है। एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इन वाटर एंड कूल्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस। दिस रिजल्ट्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब जब भी सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के अंदर हम लोग 50 डिग्री तक कूल करेंगे तो यहाँ पे देखो AlOH थ्राइस बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन किस चीज का होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अब हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है? ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी का प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है। फिर उसके बाद जो हमारा AlOH3 है, इसको क्या किया जाता है बच्चों? देखो यहां पे the AlOH3 in both Beers and Hall process is filtered, washed and dried and then calcined। याद रखो यहाँ कैल्सिनेशन होने वाला है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। क्या याद रख? अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन टेक्निक में क्या होता है? देखो अब यहाँ पे हमने कैल्सिनेशन किया 1000 डिग्री तक और हमको हमारा एल्यूमिना मिल चुका है। अब एल्यूमिना में देखो बच्चों, इसको स्टील टैंक में रख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ये हमारे एनोड्स है जो कि ग्राफाइट के हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वेसल की लाइनिंग है ये दिख रहा है ना, ये वाली, ये पूरी की पूरी कैथोड है बच्चों, बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, फिर बाद में इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार भी ऐड किया जा रहा है। वाई? जस्ट टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर देखो, यहां पे होगा देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 2000 डिग्री से भी ज्यादा, इज डन इन स्टील टैंक। द टैंक हैज ग्राफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड। दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ कैथोड। A set of graphite rod dipped in molten electrolyte works as anode। अब यहां पे देखो बच्चों, क्रायोलाइट और उसका फॉर्मूला याद रखो। यहां पे क्या किया जा रहा है? फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट को मिक्स किया जा रहा है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ सके। अब यहां क्या होता है? देखो ऑक्सीजन यहां पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है और एल्यूमिनियम ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एल्यूमिनियम का हो रहा है रिडक्शन। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो बच्चों, एल्यूमिनियम मेटल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मॉल्टन स्टेट में फिर इसको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे अलग करने का? जैसे देखो, अगर सल्फर ओर है तो इसको करने का रोस्टिंग। क्या करने का? रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग। तो देखो सिंपल, देयरफॉर सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। और जब भी कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, इसको ही हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखनी है आपने। फिर उसके बाद क्या आता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बहुत छोटू है बच्चों। कोरोजन याद रख लेना है। कोरोजन में क्या क्या? जंग याद रखोगे। क्या क्या याद रखने वाले हो? जंग याद रखना है आप लोग ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, कोरोजन से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल्स को, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों? गैल्वनाइजिंग अच्छे से याद रखना है कि भाई जब भी हम जिंक की छोटी सी लेयर, मतलब सिंपल थिन सी लेयर लगाते हैं किसी भी टाइप के मेटल के ऊपर, तब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजिंग। फिर उसके बाद बच्चों टिनिंग प्रोसेस आता है। जब भी मॉल्टन डिपॉजिट करते हैं, सॉरी मॉल्टन टिन की लेयर हम डिपॉजिट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं टिनिंग प्रोसेस। ये मोस्टली ब्रास और कॉपर वेसल्स के ऊपर होती है बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है? जब जब कॉपर या ब्रास के ऊपर जंग लगता है
तो एक ग्रीनिश लेयर बनती है। ये ग्रीनिश लेयर जो होती है ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। इफ बटर मिल्क और करी इज प्लेस्ड इन सच वेसल इट गेट्स स्पॉइल्ड। टिनिंग इज डन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेजेस। फिर एनोडाइजिंग में क्या होता है बच्चों, देखो दिस मेथड मेटल्स लाइक कॉपर एल्यूमिनियम आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड, मतलब कॉपर पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाओ, एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाओ, और उस वजह से हमारा बर्तन जो है ये जंग प्रूफ हो जाता है। ये अच्छे से याद रखना है। देखो एनोडाइजिंग बोल तो ये मोस्टली कुकवेयर सेट्स के ऊपर भी किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चौक से चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, है ना। ये जो चांदी का चम्मच है कैसे बनता है बच्चों, जब भी एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चार्ज, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये ऑर्नामेंट्स, गोल्डन प्लेटेड ऑर्नामेंट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स बनाने की भी काम आता है। एलॉइंग, majority of metallic substance used presently are in the form of alloys. The main intention behind is to decrease the intensity of corrosion of the metal. तो जब भी हम दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा उसको हम कहते हैं एलॉयज। ये बात अच्छे से याद रखना है, यहां उसका डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर हुआ है ये है हमारा कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स में बच्चों मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, मेन चीज़ पर आपको लेकर जाऊंगा जो कि डायरेक्टली है रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। मेन चीज़ है हमारी रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये सब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग को आता है। आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको ये नहीं आता है, और अगर नहीं आता है बच्चों तो ये चैप्टर मैं बोलूँगा आपको कि जिसको कुछ ही नहीं आता है इसके बारे में तो लास्ट मोमेंट में तो बिल्कुल होएगा नहीं बच्चों आपसे। तो मैं डायरेक्टली आपको ये रिएक्शन के लिए बताऊंगा। देखो ये नाम कुछ आपने याद रखने हैं। ये जो टेबल है ये टेबल इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे पूरे के पूरे फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कशंस हो रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं डायरेक्टली आपको रिएक्शन वाले पार्ट पे ले चलता हूँ, और जो जो इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं बच्चों। हाँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जनरल फॉर्मूला किसका है, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है। बच्चे इसी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर देते हैं। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से यू हैव सीन दैट चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग carbon atoms of each other. Moreover, you have also seen the functional group that takes place, group can takes place of a hydrogen atom in these chains. As a result, large number of compounds are formed having the same general functional group, but different length of carbon chain, and this is called as homologous series. ठीक है। For example देखो इथेन देख लो, CH3 CH3, लेकिन प्रोपेन कैसा होता है CH3 CH2 CH3, है ना। ब्यूटेन में एक CH2 का ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो जब भी किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, जनरल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कार्बन की चेन में डिफरेंसेस है। मतलब कार्बन की चेन लंबी है, पिछले वाले से अगले वाले से पिछली वाली, इस वाली चेन से आने वाली चेन थोड़ी बड़ी होगी, सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन का डिफरेंस होगा, इसी को हम होमोलॉगस सीरीज कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देख लो, ये यहां पे लिखा है द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियल इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। तो ये इसका बच्चों डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और कोई भी एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आ सकता है। जैसे ये वाला है, ये वाला तो आप लोग को दिया है, इसके जगह आपको अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज पूछ सकते हैं या फिर अल्डिहाइड की भी पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से अल्कोहल अच्छे से करके जाओ बच्चों, ठीक है। फिर हेरा फेरी, है ना। फिर उसके बाद और क्या चीजें हैं, नॉमेनक्लेचर के बाद में क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो दिख रहा है ना कि नाम कैसे देने के, तो अल्कोहल के लिए OL यूज होता है,
क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, CHO के लिए Al मतलब एल्डिहाइड के लिए Al, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड, अमाइंस के लिए AMINE, फिर कीटोन के लिए ONE। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है और सबका एक एक एग्जाम्पल याद रख लेना है। इसका मैच द कॉलम टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स है, वापस से देखो। कंबशन रिएक्शन, ये तो इजी है, आई थिंक सो। हाँ, ये रिएक्शन देखो बच्चों, जब भी अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग 2 ऑक्सीजन ले लेंगे तो इसमें से क्या होगा, ये जो एक हाइड्रोजन है ये एक निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, बदले में एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी था तो ये हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन होके H2O बना देगा और हमको इथेनॉइक एसिड मिलेगा। तो ये वाला प्रिपरेशन मेथड बहुत अच्छे से याद रखो। ठीक है, ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ बच्चों, मैं ज्यादा मतलब घिस नहीं रहा हूँ चैप्टर को। ठीक है, फिर पॉलीमर्स पे जाते हैं डायरेक्ट। पॉलीमर्स एक्चुअली में पॉलीमर्स क्या था, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स का ये वाला चार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार्ट्स हमने सब के सब अच्छे से करने हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये चार्ट्स बहुत अच्छे से करने हैं बिकॉज चार्ट्स ही मेन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। बाकी रिएक्शंस भी आ सकती है, तो एक एक बार आपने पूरा रीड भी कर लिया तो हो जाएगा। वैसे तो मैं बोलूँगा अब सोने का टाइम है, टेंशन नहीं, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो बच्चों, अगला वाला चैप्टर आएगा हमारा स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन में आप लोग को मैं बोलूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्पेस मिशन में सबसे पहले आपको ये अच्छे से चार्ट पढ़ के जाना है। फिर मैं बोलूँगा हाँ, ये वाली चीज़ है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम अच्छे से करना है मेरे बच्चों। फिर हमारा जो ये फॉर्मूला है ये अच्छे से करके जाना है, VC = √GM/R+H। ये फॉर्मूला और उसका ये एक्सप्रेशन तो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस तो है नहीं, लेकिन अगर आ गया तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद हाँ, ये आप लोग ने अच्छे से करना है, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। ये तीनों भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, या फिर ये देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट तरीके से पूछ लिया जाता है, तो ये अच्छे से करो बच्चों। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ है जो हम लोग को करना है। फिर लॉन्च व्हीकल तो इतना आता नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला डायग्राम थोड़ा सा देखकर चला जाना। ये डायग्राम थोड़ा देखकर चले जाना, मैं बोला करो मत चलेगा, लेकिन देखकर जाओ। ठीक है, फिर ये एस्केप वेलोसिटी के लिए ये वैल्यू याद रख लो 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू भी अच्छे से याद रखनी है। फिर मून मिशन, ये तो मतलब मोस्टली आएगा नहीं, लेकिन हाँ इनके नाम जरूर आ सकते। तो इसमें से मैं बोलूँगा बच्चों राकेश शर्मा, कल्पना चावला, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर और क्या रहता है, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, इनके फादर कौन थे। हाँ नहीं, इतना ही काफ़ी है। अगर इतना भी कर लिया तो ये चैप्टर आपको 3 मार्क्स ही मिलने वाले इस चैप्टर से, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को आपने थोड़ा सा स्किप भी कर दिया या सिर्फ एक बार रीड करके भी चले गए तो भी अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो याद रखो, आज का सेशन अगर अच्छा लगा होगा, नो डाउट आपका एग्जाम कल है, मेरे को पता है, मैं बहुत सबसे ज़्यादा मैं ही लेट हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चों हाँ एक बात तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि एफर्ट्स थोड़े से तो ले लिए मैंने अभी। ठीक है, तो अंतिम रिवीजन का सेशन है, अच्छे से काम करो। सभी को मेरे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।